फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की सीटेट 2025 की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर सीडीपी के जो है प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए, जो आपकी ये क्लासेस होंगी इसमें कंप्लीट सीडीपी के आपके प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कराया जाएगा, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में बने हुए हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी सीरीज के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगी। तो चाहे आप पहली बार सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर 2 से 3 बार आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 6 साल होती है। अब इतना छोटा बच्चा जो है अपने व्यक्तिगत मूल्यों या फिर जो है अपने खुद की पहचान बनाने के बारे में नहीं सोचता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूँ, मिडिल चाइल्डहुड या फिर इसी को लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 6 से लेकर के 12 साल होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बच्चा अपनी खुद की आइडेंटिटी या फिर जो व्यक्तिगत मूल्यों लक्ष्यों को परिभाषित करना, परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करना, इन सब के बारे में बात नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है इसमें जो किशोर और किशोरी होते हैं उनके बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसीलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। ठीक है, कि इस काल में जो है किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, है ना। और ये जो है कथन किसने कहा है, तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आप जो है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इस स्टेज में बच्चा जो है परिवार से स्वतंत्रता स्थापित करना यानी कि स्वतंत्रता भरी लाइफ को जीना चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ उसको आगे लाइफ में करना क्या है, आगे चलकर जो है किस तरीके से या फिर किस फील्ड में कार्य करना है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में जो है किशोर या फिर किशोरी सोचने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एवं विद्यार्थी जिनकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है, यानी कि दृष्टि बाधित छात्र के बारे में आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा बच्चा जिसकी दृष्टि कम है, इसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में उचित प्रकाश के साथ में अगर हम एक अच्छे लेंस का प्रयोग करें तो यहाँ पर बच्चों को देखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दृष्टि कम है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना। बच्चा सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तो अगर हम उसको बोल देंगे, मौखिक जो है उसका व्याख्यान कर देंगे, तो बच्चा सुन करके चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। इसके साथ साथ बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। देखिए, जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है सही से, तो ऐसे में बहुत सारे हम चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत करें तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। ये जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए या फिर जिनकी दृष्टि कम है उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, सिंपल सी बात है। देखिए, जो सामान्य बच्चे होते हैं और जिन बच्चों की दृष्टि कम होती है या फिर जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, है ना, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको जो है एग्ज़ाम में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी सही है कि उनको जो है काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ठीक है, तो 3 बातें आपकी यहाँ पर सही है, एक ही जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में थर्ड नहीं है। अब देखिए, इसमें आपका दे रखा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी इसमें दे रखा है वैसे 1 और सेकंड और फोर्थ वाला क्या था, सही था, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखिए, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको ब्रेल लिपि के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि क्या होती है, इसकी जो है खोज लुईस ब्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें आपके 6 डॉट होते हैं और इसको जो है बच्चा स्पर्श करके जो है पढ़ पाता है कि क्या लिखा है कहाँ पर, है ना। ये भी जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है।
इसके अलावा देखिए अब तो मार्केट में कई सारे जो है बोलती पुस्तकें भी आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अगर टच करेंगे तो तुरंत ही, जैसे पेन से टच करेंगे तो तुरंत ही बोल देगा क्या लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके की बोलती पुस्तकें भी होती हैं जो कि सीखने में जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको काफ़ी हेल्प करती हैं, है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हो सकती हैं, यानी कि किन चीज़ों से हम उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो ब्रेल लिपि हो गया, स्पर्श करने वाली चीज़ें हो गई, या फिर जो बोलती पुस्तकें हो गई, ये सभी जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये जो है माँ के गर्भ से शुरू होता है, जैसे कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी जो है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो न्यूट्रिशन वाली काफ़ी सारी पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें जो है खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का जो है विकास सही तरीके से हो पाए, है ना। तो माँ के गर्भ से हमारा विकास शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, यानी कि हम आजीवन चीज़ों को कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो सतत होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपका जन्म हुआ, ठीक है, आज ही आपका जन्म हुआ और आज ही आप चलना शुरू कर दिए, ठीक है, दौड़ना शुरू कर दिए, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक क्रम से चलते हैं आप, है ना। जैसे कि जब आपका जन्म होता है सबसे पहले आप लेटे रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, सूसू पुटी खाने पीने सभी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप बैठना शुरू करते हैं, फिर खड़े होना, ठीक है, उसके बाद में चलना, उसके बाद कहीं जा करके आप दौड़ना सीखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, एक सीक्वेंस में, क्रम में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि विकास जो है एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। देखिए जो विकास का सिद्धांत है, जब मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा कंप्लीटली सभी चीज़ों को बेसिक से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके विकास का सिद्धांत है उसमें आपका एक प्रिंसिपल आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें कि दो सिद्धांत आप लोगों को पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे कि आपने कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को उठाया होगा, अगर 1 महीने का बेबी है, 2 महीने का बेबी है, तो उसकी जो मुंडी इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे का जो है उसके सिर पे भी कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसका वो जो है अपना सिर संभालना सीखता है, ठीक है। यानी कि अगर अब आप उसको उठाएंगे तो बच्चा जो अपना सिर संभालना सीख गया, आपको उसके सिर के पीछे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जो आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उस पर जो बच्चे का धीरे धीरे कंट्रोल आता है। ये कहता है आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, है ना। और यहाँ पर एक दूसरा प्रिंसिपल है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि समीपस्थ दूरामुखी सिद्धांत, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो वहाँ से हमारे डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद में हमारे हृदय का विकास होता है, उसके बाद में जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है, यानी कि बाहरी भाग की तरफ चलता है। तो केंद्र से परिधियों की तरफ पूछे या फिर केंद्र से बाहर की तरफ तो आपका हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टल, और सिर से पैर की तरफ तो शीर्षगामी, है ना। तो ये भी आपका होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बताते हुए चल रही हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बने आप उनमें जो है गलतियाँ ना करें, मिस्टेक ना करें। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी एक क्वेश्चन कवर कराया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई, यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सभी चीज़ों को सुनिए। अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है तो बिल्कुल जो है यहाँ पर तो मैं इस तरीके से लेकर के चल रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे करके क्लियर होते चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, खुद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो है बहुत ही तेज़ तर्राक होते हैं, देखने में भी लगते हैं, ठीक है। उनको देख के ही कहा जा सकता है कि हाँ ये बच्चा जो आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। तो कुछ हद तक हम क्या कर पा रहे हैं, विकास के बारे में प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ही लगा पाते हैं, है ना। तो ये भी बात सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही गुणनफल होता है। तो 3 बातें आपकी यहाँ पर सही है, बट पूछा क्या है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा था कि कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि मैंने आप लोगों को 2 यहाँ पर डायरेक्शन बताई थी। तो यही ऑप्शन गलत है और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। देखिए अगर मैं जीन प्याजे की बात करूँ तो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बौद्धिक विकास होता है, जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, उसी के बारे में जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी।
जो इनकी पहली अवस्था है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था, है ना। यहाँ पर इसी अवस्था को जो इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सबसे ज़्यादा सीखता है, जो 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो है जीन पियाजे की पहली अवस्था है। इसमें जो बच्चे की एज होती है जन्म से लेकर के 2 साल होती है, ठीक है, जन्म से लेकर के 2 साल होती है। मैंने यहाँ पर इमेज भी शायद ऐड कर रखी होगी, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी दूसरी वाली स्टेज है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 12 साल होती है। जो लास्ट वाली स्टेज का नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 11 साल से ज़्यादा होती है, फिर 12 साल से भी ज़्यादा कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस चरण में, मैंने अवस्थाओं के बारे में बता दिया, यानी कि चरण के बारे में आप लोगों को बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, ठीक है। अब पूछा है किस चरण में बच्चे जो है केंद्रिता की सीमाओं से उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। सेंसरी मोटर, जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल है तो इसमें बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। प्री ऑपरेशनल में भी नहीं कर पाता है, ये कब कर पाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। यहाँ पर जो बच्चा लॉजिक भी करता है, साथ ही साथ जो है क्लासिफिकेशन भी कर पाता है, चीज़ों को एक क्रम में जो है लगा भी पाता है, सीक्वेंस यानी क्रमानुसार आरोही अवरोही क्रम में जो लगाना होता है वो भी जो है गुण इसी अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, तो SPCF के थ्रू, एस से क्या हो गया, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है। तो SPCF के थ्रू आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगली अवस्था है यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर रीजन दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित, मैंने भी बताया था कि जो है बच्चा इसी अवस्था में एक सीक्वेंस में चीज़ों को व्यवस्थित कर पाता है, लगा पाता है आरोही अवरोही क्रम में, ठीक है। तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। देखिए रीज़न तो आपका यहाँ पर पहले ही गलत दे रखा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्क्रीट, जो थर्ड वाली स्टेज है, इसमें जो है बच्चा व्यवस्थित कर पाता है, बट यहाँ पर दे रखा है कि व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाता, जबकि दोनों चीज़ें बच्चा कर पाता है। तो रीज़न क्या है यहाँ पर अपने आप ही गलत हो गया। अब चलिए देखते हैं रीज़न किस में गलत है। ए और आर दोनों गलत है, हमें नहीं पता, ठीक है। आर गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर रखा है दोनों सही, तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों सही, ये भी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए इन्हीं दोनों में से हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। या तो ए सही है, आर गलत है, आर तो देखिए हमारा गलत ही है, ठीक है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो हमको ए को भी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए जो जीन पियाजे थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, है ना। उन्होंने क्या किया था, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, तब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक जो बच्चा उसके सामने 2 बीकर रखे थे जो कि बिल्कुल समान थे और उनमें जो है पानी की मात्रा भी समान थी, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा से पूछा गया तो बच्चे ने बोला कि दोनों में जो है पानी की मात्रा समान है। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये वाले बीकर का पानी है, ठीक है, या फिर इस वाले बीकर का जो पानी है, ठीक है, ये वाला बीकर आपका ऐसे ही है, ठीक है, तो इसको ऐसे रखने दीजिए। जो ये वाला बीकर, इसको जो है एक लंबे ग्लास में पलट दिया। पानी की मात्रा अभी भी सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे से यहाँ पर पूछा गया कि पानी की मात्रा किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चा क्या बोलेगा, इसमें, क्योंकि ये जो है देखने में लंबा लग रहा है ना, जबकि पानी की मात्रा सेम ही है, ये चौड़ा है और ये लंबा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बच्चा कि इसमें जो है पानी की मात्रा अधिक है ना। तो जो कंजर्वेशन होता है, यानी जो संरक्षण होता है, बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाता। उसका जो ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ जो है जो कि शेप और साइज पे होता है। अगर आप जो है शेप और साइज चेंज कर देते हैं तो जो बच्चे तो उनका उत्तर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है यहाँ पर, जबकि क्वांटिटी जो मात्रा है वो सेम ही है, बट बच्चा यहाँ पर नहीं बता रहा है। इसी तरीके से मतलब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने घर में भी देखा होगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर आप उनको सिक्के दे दें, ठीक है, 5 के सिक्के दे दें, मतलब एक के 5 सिक्के दे दीजिए उनको, ठीक है, और 5 का एक नोट दे दीजिए। बच्चे इस नोट को नहीं लेगा, कहेगा नहीं ये मैं नहीं लूँगा, ठीक है, मैं सिक्के लूँगा, क्योंकि उसको सिक्के देखने में ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसको लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा है, ठीक है। कब लगता है, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। बट यहाँ पर जब बच्चा 7 से 11 साल तक का हो जाता है, यानी कि थर्ड वाली अवस्था में चला जाता है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था में चला जाता है, तब वो इस चीज़ को समझ जाता है कि जो सिक्के हैं या फिर जो नोट है दोनों एक ही हैं, ठीक है, चाहे सिक्के मिल जाए या फिर नोट मिल जाए, क्वांटिटी दोनों की सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर
तो वही दे रखा है कि 5 साल का रमेश, देखिए जो रमेश है वो 5 साल का है, यानी कि दूसरे वाले स्टेज में 2 से लेकर के 7 साल का है। ठीक है, एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही, ऐसे बच्चा करते हैं। तो ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर भी मैंने इमेज ऐड कर रखा है, द टॉल ग्लास हैज़ मोर वाटर, यानी कि दोनों में देखिए पानी की मात्रा सेम है। ठीक है, बट ये ग्लास लंबी है तो बच्चा कहेगा जो ग्लास लंबी उसी में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है। ये क्या होता है, आपका कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये आपका SW है। ठीक है, और यहीं से आपके कल की क्लास की शुरुआत होगी। कोहलवर के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्ष विन्यास के चरण की क्या विशेषता है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को सभी मानवताओं के लिए मान्य है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर मतलब बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत ही जो है कम क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करा, बट इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आई होप कि आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आपको घबरा जाना है कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हुए। लास्ट में मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराती हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बताती हूँ। तो प्लीज़ अभी जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, आपका जो एग्जाम हो दिसंबर में होना है, इतना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम में किसी भी तरीके से कहीं से भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाए, आप जो उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाए। क्योंकि जो सीटेट का आपका एग्जाम है कॉन्सेप्ट बेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ चीज़ों को रट लिया, तो आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करते चले जाए। जो अदर एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा मायने रखता है, बस सीटेट के एग्जाम में आपको जो है चीज़ों को समझना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसका जो PDF है मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड कर रखा है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए अभी क्वेश्चन जो आपके बन गए हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाइए, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अगली वीडियो में जो है देखने को जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है आगे की जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका नंबर है 7706974820। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट सीटेट एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।